कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सबों को गंदरू भाई की तरफ से नमस्कार। साथ ही साथ झुमकी बहन का भी प्यार भरा जोहार। तो चलिए किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को अनुदान पर दिए जाएंगे पिकअप वैन। राज्य में हाइब्रिड धान बीजों की मांग में 3 गुना वृद्धि। मूंगफली के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं बिरसा बोल्ड 1। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य निदेशालय झारखंड सरकार की ओर से मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को अनुदान पर पिकअप वैन देने की योजना बनाई गई है। इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रतिवर्ष 200 क्विंटल मछली की बिक्री या 50 लाख मछली बीज का विपणन करने वाली मत्स्यजीवी सहयोग समितियां आवेदन कर सकती हैं। इन्हें 80 से 90% तक अनुदान की सुविधा मिलेगी। आवेदन देने की अंतिम तारीख 1 जुलाई 2014 है। झारखंड में पिछले कुछ वर्षों से हाइब्रिड बीजों से खेती करने के चलन में वृद्धि हुई है। बीते 6 वर्षों में हाइब्रिड धान के रकबा में करीब 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2008-9 में राज्य के 5% जमीन पर हाइब्रिड बीज से खेती होती थी, जो पिछले साल बढ़कर 15% हो गई है। पहले 20,000 क्विंटल बीज की खपत होती थी, जो अब बढ़कर 45,000 क्विंटल हो गई है। गर्मी का मौसम समाप्ति की ओर है और बरसात शुरू होने वाला है। जो ग्रामीण मुर्गी पालन कर रहे हैं वो ख्याल रखें कि इसी मौसम में मुर्गियों में कॉक्सीडिया रोग होने का खतरा रहता है। इस रोग से बचाव के संबंध में हमारे कुक्कुट विशेषज्ञ की सलाह है। गर्मी के मौसम समाप्त होने के बाद जो भी मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें खास तौर से कॉक्सीडिया नाम की बीमारी से बचाव करने की ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में अपने लीटर का प्रबंधन अच्छी तरह से करें ताकि ये बीमारी ना हो सके। बीमारी के लिए इसमें कॉक्सीडिया जब होते हैं, जिसे हम खूनी दस्त कहते हैं, ये ब्रॉयलर में भी आप देखेंगे कि दूसरे से तीसरे सप्ताह में इसमें मृत्यु दर बढ़ जाता है। और लेयर का जो पालन कर रहे हैं उन्हें भी इस बात की सावधानी रखनी है कि वो लीटर को में नमी को दूर करें, क्योंकि ये लीटर में नमी होने पर ही ये बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए किसान भाई जो भी मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं उन्हें तीसरे सप्ताह में एक बार कॉक्सीडिया की दवा जो है पानी में मिला करके अवश्य दें। और कॉक्सीडिया की दवा 3 दिनों तक चलाएं और 3 दिनों चलाने के बाद आप इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवा उसके बाद चला दें, ताकि जो मुर्गियों में स्ट्रेस हुआ है कॉक्सीडिया की दवा के चलते वो उससे बचाव किया जा सके। कृषक बंधु, आप अगर खरीफ तिलहनी फसलों में मूंगफली लगाने के इच्छुक हैं तो बुआई का कार्य शुरू कर दें। इस फसल के बेहतर पैदावार के लिए बिरसा बोल्ड 1 AK12, AK13 या AK14 नामक उन्नत प्रभेद का चयन करें। खरीफ में तिलहनी फसल मूंगफली की खेती के लिए हल्की बलुई मिट्टी वाले खेत का चयन करें, जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। बुआई में फैलने वाले किस्मों के लिए 70 से 75 किलो बीज, गुच्छे वाले किस्मों के लिए 80 से 90 किलो बीज और फैलने वाले बड़े दाने वाले किस्मों के लिए 120 से 125 किलो बीज उपयोग करें। इस फसल से अधिकाधिक उपज लेने के लिए बिरसा बोल्ड 1, AK12, AK13 या AK14 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। व्हील हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान भाई टांड खेत में लगे फसल में निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम मिलेंगे उस कामयाब किसान से जिन्होंने सिर्फ खेती के बूते ही अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है और अपने परिवार को तरक्की एवं खुशहाली के राह पर आगे बढ़ाया है। खेती करते हैं धान का, गेहूं का, मकाई, टमाटर, बैंगन ये सब लगाते हैं और इससे अच्छा उपज होता है। कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह बेंगाबाद, यहाँ से हम प्रशिक्षण लिए हैं। और क्या लगता है खेती बाड़ी से फायदा है? बहुत फायदा है इसमें।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनी नगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2550 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 3650 रुपए, गेहूं 1750 रुपए से 1850 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5600 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 4700 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 4000 रुपए से 4250 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1100 रुपए से 1250 रुपए और प्याज 1000 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम हाजिर होते तुरंत। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। जी हाँ। किसान भाइयों, आज हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। अच्छा। और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दें। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जैविक खेती को देखें तो उसकी क्या संभावनाएं हैं और हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज हम किसान भाइयों के लिए जानकारी लेकर आए हैं। और ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर CS सिंह जी। आज हम चर्चा करने वाले झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जैविक खेती के क्या फायदे हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जैविक खेती है क्या। किसान भाई, जैविक खेती का मतलब ये है कि अगर किसान भाई किसी भी तरह का केमिकल जो वो प्रयोग करते हैं, किसी भी रासायनिक तत्वों का बिना प्रयोग किए हुए अगर खेती कर रहे हैं तो ऐसी खेती को जैविक खेती कहा जाता है। जैसा कि किसान भाई खेती के समय में आजकल यूरिया, DAP तथा म्यूरेट ऑफ पोटास का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं तथा
इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो बाज़ार में उपलब्ध है उनको अपने खेत को बचाने के लिए, अपने फसलों को बचाने के लिए उन रासायनिक केमिकलों का प्रयोग कर रहे हैं। ये अगर वो जैविक खेती कर रहे हैं तो इनका प्रयोग जैविक खेती में पूर्णतः वर्जित है और इनका प्रयोग जैविक खेती में नहीं किया जा सकता है। किसान भाइयों को चाहिए कि वो सड़ी गोबर की खाद, कंपोस्ट, केचुआ की खाद, जैविक उर्वरक, हरी खाद, इन सबों का प्रयोग करके वो खेती करें तथा अगर कीट पतंगों या कीट का फसल में लगता है तो किसान भाइयों को इसके रोकथाम के लिए नीम का तेल, करंज का तेल या फिर ट्राइकोडर्मा, इन सबों का जैविक विधि द्वारा वो कंट्रोल कर उसको रोक सकते हैं। अगर इस तरह की वो खेती कर रहे हैं तो इसको जैविक खेती कहा जाता है। लेकिन किसान भाई अब आप सोच रहे हैं कि जैविक खेती को हम कैसे करें, कब करें और इसका सही समय कौन सा है, तो बिल्कुल ये जानकारियाँ भी ले लेते हैं। किसान भाई, जैसा कि किसान भाइयों के मन में अवधारणा है कि अगर वो जैविक खेती करते हैं तो उनका उत्पादन निश्चित रूप से घटेगा और उनको उतनी आमदनी उस खेत से प्राप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन किसान भाई ये नहीं सोचते हैं कि जितना भी वो रासायनिक पदार्थों का वो अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं वो मनुष्य के स्वास्थ्य पे तो हानिकारक प्रभाव डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जो मिट्टी है उसमें भी वो खराब प्रभाव डाल रहे हैं। धीमे धीमे मिट्टी में बंजरपन आ रहा है और उसकी उत्पादक क्षमता घटती चली जा रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आज से आने वाले 10-20 साल बाद उनको उस खेत से वो आमदनी न प्राप्त हो सके जो उनको प्राप्त होनी चाहिए। साथ में जितने भी वो रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं उससे तरह तरह की मनुष्यों के बीच में बीमारी आ रही है। इसलिए लोगों का जैविक खेती की तरफ रुझान बढ़ा है कि जैविक खेती हम कर सकते हैं। जो भी किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं उनको अगर वो जो पौधों के लिए जो वैज्ञानिक विधि द्वारा बताया जाता है कि वो इतने नत्रजन या स्फूर या पोटास का प्रयोग करें, उसकी मात्रा के अनुसार अगर वो उस मात्रा के अनुसार गोबर की खाद, सड़ी गोबर की खाद, कंपोस्ट या केचुआ की खाद की मात्रा को उसको पूर्ण रूप से उस फसल को उपलब्ध अगर करा देते हैं तो निश्चित रूप से उनको अच्छा उत्पादन होगा। शुरुआत के दिनों में ये देखा गया है कि शुरुआत के दिनों में 2 से 3 साल हम कहते हैं कि कन्वर्जन पीरियड, उस समय में थोड़ी सी उपज में गिरावट आ सकती है, लेकिन 2 से 3 साल के बाद अगर वो जैविक विधि द्वारा खेती कर रहे हैं तो उनको निश्चित रूप से रासायनिक विधि से जो उत्पादन उनको प्राप्त हो रहा है उससे उनको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। मिट्टी के अंदर उत्पादन की क्षमता और मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी, उनकी मिट्टी की दशा में सुधार होगा और धीमे धीमे ये उत्पादन बढ़ता ही चला जाएगा और रासायनिक की तुलना में उनको ज़्यादा आमदनी प्राप्त होगी। और हम जानना चाहेंगे कि जैविक खेती हमारे किसान भाई बहुत सारे लोग करने लगे हैं और जो इस स्थिति में है तो उनको ये जानकारी खास तौर पे चाहिए कि वो अब किस तरह की देखभाल सही तरीके से करें ताकि सही लाभ मिल सके। किसान भाई को जैसे मैंने बताया कि उसकी देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पौधे को जो इतना पोषक तत्व ज़रूरत है उसको वो दे सकें। इसके लिए उसको सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट या फिर हरी खाद, इन सबों का प्रयोग इसमें करना चाहिए। जैव उर्वरक बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होता है, इसको आप किसान भाइयों को ज़रूर प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये चाहे तो वो सीड ट्रीटमेंट बीज का उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर उसके बाद या इसका भूमि में भी इसका एप्लीकेशन उसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर धान की खेती कर रहे हैं तो उनमें अगर वो एजोला का प्रयोग कर रहे हैं या फिर अगर गेहूं की या मक्का, इन सबों की फसलें लगा रहे हैं तो उनको किसान भाइयों को चाहिए कि उसके लिए एस्टोबैक्टर का वो प्रयोग करें। किसान भाइयों को अगर वो जो खेत में जितना भी उनका जो खरपतवार या फिर जो पुआल निकल रहा है उस पुआल को वो सड़ी गोबर की खाद के साथ उसको खाद बना सकते हैं। इसके लिए किसान भाई अपने ही खेत में कुछ मेथड है, जैसे कहा जाता है हम लोग खुले में, उसमें किसान भाई खुले में अगर कर रहे हैं तो उस पिट में जो गड्ढा खन रहे हैं उसी में गोबर की खाद और जितने भी जो खरपतवार या फिर जो पुआल निकल रहा है उनको उसमें डालते चले जाते हैं और 4 से 5 महीने में उसको 2 से 3 बार पलटी करने के बाद वो सड़ी हुई गोबर की खाद उनकी तैयार हो सकती है। अगर किसान भाई उसके ऊपर गोबर का लेप लगा देते हैं पूरा पिट भरने के बाद तो उसमें क्या होता है कि कोई पलटी नहीं करने की ज़रूरत होती है और उसमें कम लागत भी लगती है और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर
अगर उसको गोबर के लेप से ढक देते हैं तो उस पिट में जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि खरपतवार की समस्या जो जैविक कृषि में सबसे ज़्यादा होती है, उसमें जो खरपतवार के बीज है टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो मर जाते हैं तथा उन अगर खादों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको खरपतवार भी उनके खेत में कम उगेंगे। तो इन सबों का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई केचुआ खाद, अगर जो खाद बना रहे हैं उसमें अगर केचुआ कुछ है जैसे एकेसिनिया फोइटिडा जो सबसे ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है, उसको करके वो केचुआ खाद आसानी से अपने खेत में बना सकते हैं और उनका वो प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों का वो प्रयोग करके अपने जो पोषक तत्व हैं, जितना भी पौधे को ज़रूरत है उतना वो उपलब्ध करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। लेकिन सर ये जानना चाहें कि समय सीमा जो अवधि होती है जैविक पद्धति से, कितने समय ज़्यादा लगते हैं? समय सीमा ज़्यादा नहीं, जो फसल की जो आयु है वो तो उतनी ही लगेगी। हाँ, उतने ही दिनों में फसल तैयार होगी। हाँ, उस 4-5 दिन की अवधि बढ़ सकती है। अगर वो ऑर्गेनिक के द्वारा खेती कर रहे हैं तो उसमें 4-5 दिन की अवधि बढ़ सकती है। और लेकिन किसान भाइयों को शुरुआती सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि शुरुआती जब वो जैविक कृषि कर रहे हैं तो शुरुआती 1 से 2 साल उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उत्पादन में हल्की गिरावट होती है। जैसे क्योंकि उनकी ज़मीन जो है वो बीमार हो चुकी है रासायनिक पदार्थों के प्रयोग करने से, तो उसको ठीक होने में वो हम मानते हैं कि 2 से 3 साल समय लगता है। जब वो ठीक हो जाती है तो उसके बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलने लगेगी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होने लगेगा। और बिल्कुल इस फायदे को अपनाइए और डॉक्टर साहब के बताए हुए नियमों को पालन करते हुए लाभ उठाते रहें। तो डॉक्टर साहब चलते चलते कुछ और खास संदेश देना चाहेंगे? जो भी किसान जैविक खेती कर रहे हैं उनको चाहिए कि चूँकि जैविक कृषि में सबसे ज़्यादा खरपतवारों की समस्या के कारण ही उनको नुकसान हो सकता है। खरपतवार के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि हम लोग कहते हैं कि एक स्टेल सीड बेड टेक्निक, उसमें क्या होता है कि हम खरपतवार को धोखा देते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी वो खेती कर रहे हैं, जैसे रबी के मौसम में जब लगा रहे हैं तो उसके पहले ही पूरा खेत तैयार करके एक और पानी पटा देने पे जो खरपतवार है वो समझते हैं कि फसल की बुआई हो गई है और वो उगना चालू कर देते हैं। तो जब वो उग जाते हैं तो 10 से 15 दिन बाद फिर से उसकी जोताई करके और तब उसके बाद वो फसल को लगाएंगे। तो इसको स्टेल सीड बेड तकनीक कहते हैं, यानी खरपतवारों को धोखा देना। तो इससे वो खरपतवार की समस्या से निजात पा सकते हैं जैविक कृषि में और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, हम चाहेंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि जैविक खेती की ओर आप अग्रसर होइए। जैविक खेती की कई फ़ायदे हैं और वो फ़ायदे सिर्फ किसान भाइयों को नहीं है, तमाम लोगों को जैविक खेती के से फ़ायदे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और इससे उपज भी हमारी अच्छी होती है और हमारा ज़मीन भी बिल्कुल सही रहता है ना? बिल्कुल। तो कुछ और जानकारी है हमारे पास, लेकिन वो जानकारी से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, और वो जानकारी हम संदेश के माध्यम से अपने किसान भाइयों को देना चाहते हैं। हाँ। आइए देखते हैं। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी रही, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ज़रूर इससे लाभ मिलेगा, हमें उम्मीद है। तो आप दूसरी जानकारी के लिए आप कारू दादा आ रहे हैं? नहीं, हमें कारू दादा के पास आज चलना होगा। तो चलिए किसान भाइयों, कारू दादा से चलिए मिलते हैं और वो जो जानकारी है हम आपको देते हैं। चलिए आइए। जोहार जोहार। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। तब कहाँ से आ रहे हैं? अरे आज गए थे थोड़ा मेला। अच्छा। तो वहाँ खाए अनानास। अच्छा। तो खाए, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ।
तब मेरे दिमाग में क्या हम लोग झारखंड में अनानास उत्पादन कर सकते हैं कि नहीं? अरे कैसे नहीं कर सकते भाई, तो क्या इसका संभावना है? बिल्कुल बहुत बड़ी संभावना। हम किसान भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों, अनानास की खेती की बहुत बड़ी संभावना है। आप आम लगाते हैं, लीची लगाते हैं, तरह तरह के जो फल बाग है वो आप लगाते हैं, तो आप अनानास भी लगाइए। बिल्कुल सही कहा। और इस विषय पर हम जानकारी दे दें कैसे हमारे किसान भाई अनानास लगाएंगे। ये तो और अच्छी बात होगी कि हमारे किसान भाइयों को जानकारी भी मिल जाएगी कि कैसे अनानास हमें लगाना है और किस तरह से उसकी खेती करनी है। बिल्कुल, तो चलिए जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विकास दास जी। आज हम आए हुए हैं हार पलांडू में और जानेंगे कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अनानास की क्या संभावना है। इस बारे में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विकास दास जी। डॉक्टर साहब, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं फलों की, तो सारे फल तो यहाँ करीब करीब लगते ही हैं। अब हमारे किसान भाई अनानास जो लगाना चाहते हैं तो उसकी क्या संभावना है? देखिए, अनानास तो हमारे जो पड़ोस राज्य हैं, जैसे बंगाल हुआ या उड़ीसा हुआ या जो हमारे उत्तर पूर्व राज्य हुआ, उन जगहों में बहुत अच्छा इसका खेती होता है। अनानास के लिए थोड़ा सा बारिश जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह से खेती हो पाता है। लेकिन ये पिछले 7 साल से हमारे इस केंद्र में हम लोग परीक्षण करके देखें कि झारखंड में भी अनानास का खेती अच्छी तरह से की जा सकती है। थोड़ा सा अगर इसमें हम लोग पानी का भी प्रबंध कर लेते हैं तो बहुत अच्छा क्वालिटी का अनानास लिया जा सकता है। तो अनानास पर्टिकुलरली क्योंकि थोड़ा सा जो जहाँ पे आंशिक रूप से छाया है उन जगहों में भी इसका खेती हो सकता है। तो जो हमारे बगीचे हैं, जहाँ जहाँ पुराने बगीचे हैं, जहाँ पे फलदार पौधे बहुत अच्छा जिसमें फलत नहीं आ पा रहे, उन जगहों के नीचे भी जो खाली जगह हैं उन जगहों में भी हम लोग आंवला का खेती करके ओवरऑल हमारा जो ऑर्चर्ड का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब यह सवाल आता है कि इसके लगाने के उचित समय क्या है और इसको लगाने में हमारे किसान भाई क्या क्या सावधान? देखिए, अनानास लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो उसका सही किस्म का चुनना। अनानास में 2 टाइप का किस्म भारत में मेनली प्रचलित है। एक किस्म का नाम है क्यू, जो बड़े आकार के फल होते हैं लेकिन फल बहुत ज़्यादा खुशबूदार नहीं होता है लेकिन मीठा होता है, उसका उपज ज़्यादा होता है। दूसरा किस्म है जिसका नाम क्वीन है। ये क्वीन जो हमारा टेबल पर्पस वैरायटी, जिसका खुशबू बहुत अच्छा होता है, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, लेकिन फल का जो आकार होता है थोड़ा छोटा होता है। ये पीछे आप जो अनानास लगा हुआ देख रहे हैं ये क्वीन किस्म है। तो हम लोग जो किस्म हमको चुनना है उन दोनों किस्मों से, दोनों किस्मों का यहाँ पे उपजाऊ अच्छा होता है झारखंड में। तो किसान भाई के जिस टाइप का चीज़ खेती करना चाहेंगे अपने किस्म चुन सकते हैं। अनानास लगाने का सही समय होता है बरसात की शुरुआत में लगा सकते हैं या जाड़े की शुरुआत के समय में भी लगा सकते हैं। लेकिन लगाने के समय में ये जरूर ध्यान दें कि आप जिस ज़मीन में लगाएंगे वो ज़मीन में पानी जमना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा अगर ढलान रहता है तो ज़्यादा अच्छा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा छाया ना हो, आंशिक रूप से छाया जब होता है अनानास का खेती अच्छी तरह से हो पाता है। तो लगाने के जो तरीके होते हैं, अनानास को लगाने के लिए हमको सकर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सकर ये पौधा से निकलता है, जो फल अनानास का फल होते हैं उसके नीचे से और एक नए कल्ले निकलते हैं और उनको हम लोग निकाल के ज़मीन में लगाते हैं तो उससे नया पौधा बन जाता है। तो अनानास का सकर लगाने के लिए जो हम दूरी होता है वो 90 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर होता है। यानी इसको 2 धाड़ी में लगाया जाता है, जिसको डबल रो प्लांटिंग बोलते हैं। ये जो 2 धाड़ी लगता है वो एक लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा किया हुआ जो बेड में लगाए जाते हैं। और ये रेस बेड में बेड से बेड का जो दूरी होता है वो 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इस बेड में जो पौधा लगाया जाता है इसमें पौधा से पौधा का दूरी 30 सेंटीमीटर होता है और पंक्ति से पंक्ति का दूरी जो होता है 60 सेंटीमीटर होता है। इस उपाय से जब हम लोग सकर्स को लगाते हैं तो प्रति हेक्टर हम लोग लगभग 42 से 44 हज़ार पौधा इसमें लगा सकते हैं। किसान भाई जरूर इस चीज़ का ध्यान दें, पौधा लगाने के समय में शक्कर को सही जगह से ले क्योंकि शक्कर अगर हमारे पहले से इसमें बीमारी हो तो यहाँ पे मर सकते हैं। और शक्कर जिस जगह से कलेक्ट करते हैं लगाने के बाद, लगाने से पहले उसको कम से कम 2 से 3 दिन उसको तोड़ने के बाद उसको सुखा दे ताकि उसका जो सूखा हुआ पत्ती को हटा दे। और उसके बाद उस शक्कर को थोड़ा सा बाविस्टिन सोल्यूशन होता है 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के उसमें शक्कर को लगभग 15 मिनट डुबा के फिर शक्कर को सुखा के मिट्टी में लगाएं। इस उपाय से अगर हम लोग पौधा को लगाते हैं तो अनानास का जो पौधा अच्छी तरह से लग पाएगा। अब जब किस्मों की बात होती है तो हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आपने 2 किस्मों का बताया, तो इन दोनों किस्मों को खरीदने के लिए हमारे किसान भाई कहाँ से मतलब लेंगे और कैसे, और अच्छी जो गुणवत्ता वाली होगी वो कहाँ से मिलेगी? झारखंड में जो अनानास का खेती अभी तक व्यावसायिक रूप से शुरू नहीं हुआ है,
तो हमारे जो प्लांडू स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो केंद्र है, यहाँ पे कुछ मात्रा में किसान भाइयों को उसका शक्कर मिल सकते हैं, लेकिन जो बड़े मात्रा में इसका खेती करना चाहते हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, पश्चिम बंगाल का पर्टिकुलरली जो उत्तर भाग हुआ, उन जगहों में इसका कमर्शियल कल्टीवेशन होता है, या उड़ीसा हुआ, इन जगहों में इसका कमर्शियल खेती होता है, जहाँ से उनको सफिशिएंट मात्रा में शक्कर्स मिल सकते हैं। तो अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारे किसान भाई देख रहे हैं तो 1 हेक्टेयर की अगर बात करते हैं तो उसमें मूल्य कितना लगेगा और मुनाफा कितना होगा, इस बात पर थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। देखिए, जो अनानास होता है, इसमें जो प्रथम वर्ष होता है, इसका जो लागत, क्योंकि शक्कर इसका मेन इन्वेस्टमेंट होता है, तो लगभग इसमें 1 लाख रुपया का शक्कर लग जाए। जैसे बताया कि लगभग 44,000 पौधा प्रति हेक्टेयर लगेगा, तो लगभग 1 लाख रुपया के आसपास इसका शक्कर में खर्चा आ जाता है। और अनानास का खेती का जो मुख्य इसमें जो लेबर जो लगता है, ये होता है इसमें अंदर का घास की सफाई, क्योंकि इसका पत्ती में कांटा रहता है, तो इसकी घास की जो सफाई थोड़ा समय लगता है, कि जो उसमें किसान भाइयों को थोड़ा केयरफुली अपने हाथ को कांटे से बचा के इसका सफाई करना पड़ेगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसमें खर्चा लगता है। तो लगभग देखा गया है कि अगर हम 1 हेक्टेयर का अनानास का बगीचा लगाना चाहते हैं तो प्रथम वर्ष में हमारा लगभग 1.5 लाख रुपया का आसपास खर्चा हो जाता है। लेकिन अगले वर्ष से जब इसमें फल आना शुरू हो जाता है, नया शक्कर बन जाता है, तो किसान भाई को शक्कर का खर्चा नहीं लगता है, उन शक्करों से अपना बाकी जगह बढ़ा सकते हैं। तो 1 हेक्टेयर अगर किसी किसान भाई अनानास का खेती करते हैं तो इसमें लगभग 2 लाख के आसपास इनको आमदनी होता है, टोटल आमदनी होता है। और अगर मुनाफा देखना चाहेंगे प्रति वर्ष उनको प्रति क्रॉप में कम से कम 1 लाख के आसपास प्रति हेक्टेयर मिल जाएगा। तो इसलिए अनानास एक सोल क्रॉप के हिसाब से जितना अच्छा झारखंड में होगा, उससे ज़्यादा अच्छा होगा अगर ये किसी के साथ जुड़ा जाए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आम के बगीचे के अंदर अनानास लगाया गया है, तो आम के बगीचा से जितना आम से भी फल से पैसा मिले, उसके साथ अनानास से भी किसान भाई फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस उपाय से आंवला का अगर खेती करते हैं, देखा गया है कि झारखंड में आंवला एक प्रॉफिटेबल क्रॉप है, जहाँ पे मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, देखिए, हम मतलब बहुत दिन से अनानास खा रहे हैं। हाँ। आज मेरे मन में आया, क्या हम अपने यहाँ उत्पादन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। चलिए, आज आप लोगों ने इस समस्या का भी निराकरण कर दिया और किसान भाई भी सोच रहे हो कि वाह, हम भी अनानास की खेती कर सकते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, आप भी अनानास की खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और देर न करते हुए हम अपने किसान भाई बहनों को लिए चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे। हवा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। अगले 5-6 दिनों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए किसान खरीफ फसल लगाने के खेत की तैयारी शुरू कर दें। जो किसान अभी तक गर्मा धान नहीं काट पाए हैं, वो कुछ दिन और इंतजार करें। ध्यान रहे पके फसल वाले खेत में पानी न जमने पाए। पहले से बोई गई या रोपी गई सब्जी फसलों वाले खेत में जल निकास की व्यवस्था बनाएं। अब क्या बाकी है आपको पता ही होगा। फटाफट लिखना चालू कीजिए हमारा पता, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। जी हाँ, तो बिल्कुल खत लिखना ना भूलिएगा। तो गंद्रू भाई, अब क्या करना है? अब हम किसान भाइयों से अनुमति लेंगे। किसान भाइयों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।